हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं धर्मानंद मिश्रा आप सभी का स्टडी इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम अध्ययन करेंगे बीए से संबंधित, जो बीए फर्स्ट ईयर है, बीए फर्स्ट ईयर से संबंधित जो समाजशास्त्र है, सोशियोलॉजी से संबंधित कुछ पॉइंट का अध्ययन करेंगे, जैसे समुदाय, कम्युनिटी और मातृसत्तात्मक परिवार, इससे संबंधित और कुछ इसके आगे भी अन्य पहलुओं का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिटी का। कम्युनिटी जो ये शब्द है, कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कॉम जिसका मतलब होता है एक साथ, और म्यूनिस जो होता है इसका मतलब होता है सेवा करना, मतलब एक साथ सेवा करना। तो ये दो शब्दों से मिलकर कम्युनिटी बना हुआ है। अब कम्युनिटी जो शब्द है, कम्युनिटी शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब समुदाय, समुदाय का अर्थ होता है कि साथ साथ मिलकर सेवा करना। समुदाय का मतलब होता है साथ साथ मिलकर सेवा करना। ये जो समुदाय है, समुदाय को मतलब समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है। मतलब समुदाय क्या होता है, समुदाय एक व्यक्तियों का समूह होता है। कैसा समूह, जिसमें उनका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। अब आपको पता होगा कि कहीं भी देखेंगे आप, एक चाहे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर देखिए, चाहे रस्म रीति रिवाज या इसके आधार पर आप देखेंगे, तो कुछ भी जो व्यक्ति होते हैं जिनका एक समुदाय होता है, जहां पे वो आपस में बंधे होते हैं, एक समुदाय के रूप में होते हैं। तो उसी में ये समुदाय क्या होता है, समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें उनका सामान्य जीवन व्यतीत होता है, जिसमें रस्म रिवाज, भौगोलिक क्षेत्र ये सब समान होते हैं। जो ये समुदाय होगा, समुदाय के लोगों के जो रस्म रिवाज, रीति रिवाज उनके जो होंगे, वहां का भौगोलिक क्षेत्र होगा, वो सब क्या होगा, समान होगा। अब देखते हैं कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार समुदाय क्या है, मतलब ये कम्युनिटी जो है ये है कौन सी चीज, उसके बारे में हम देखते हैं। तो मेंजर के अनुसार अगर जो हम देखें, तो मेंजर का कहना है कि वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है। मतलब भूभाग, उन्होंने एक क्षेत्र बताया कि ये भूभाग, भू मतलब होते हैं पृथ्वी या जमीन आप कह लीजिए, उसका भाग मतलब एक विशेष क्षेत्र में जो एक समुदाय रहता है, वही समुदाय जो व्यक्तियों का एक निश्चित समूह है, जो समाज एक समूह एक भूभाग में, एक निश्चित भूभाग में रहता है, वही क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है। फिर हम देखें डेविस के अनुसार, अगर जो डेविस के अनुसार देखें, तो डेविस के कहने का मतलब है कि समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। इन्होंने कहा कि समुदाय जो है वो सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है और जिसके अंतर्गत उनके जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा समुदाय जो है मतलब कम्युनिटी, ये कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बना, काम मतलब एक साथ, और म्यूनिस मतलब सेवा करना, मतलब साथ साथ मिलकर सेवा करना ही समुदाय कहलाता है। समुदाय का मतलब आप ऐसे भी जानते हैं कि जहाँ कहीं पर एक निश्चित भूभाग में या कहीं पर ऐसे लोग जहाँ समूह बनाकर समूह में रहते हों और उनके रीति रिवाज, रस्म ये सब साथ एक जैसे हों, तो वो समुदाय कहलाता है। अब इसमें दो शिक्षा शास्त्रियों के बारे में भी हम अध्ययन किए, मेंजर के अनुसार और डेविस के अनुसार। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, इसी से संबंधित अध्ययन करते हैं मातृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार, आपको मालूम होगा कि परिवार जो होता है वो दो प्रकार से होते हैं, एक मातृसत्तात्मक होता है, एक पितृसत्तात्मक परिवार। तो आज के हमारे समाज में अधिकतर परिवार जो है, हम लोगों का भी परिवार जो है, ये सब पितृसत्तात्मक होता है। तो ये हम देखें कि मातृसत्तात्मक परिवार जो है, मातृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है। अब पितृसत्तात्मक परिवार जो आज का परिवार है, आप अपने परिवार में भी ऐसे देख सकते हैं कि पितृसत्तात्मक जो परिवार होते हैं उसमें घर का मुखिया पिता होता है। जो वंश होगा, वंश का मतलब आपका नाम होगा, आपका जाने जाने का मतलब आपका नाम पिता के नाम के साथ जुड़ेगा। घर का मेन मुखिया पिता होगा। घर की जो संपत्ति होगी, पूरी संपत्ति का जो मेन मालिक होगा वो पिता होगा। पिता की मृत्यु के पश्चात जो संपत्ति होगी, उस संपत्ति का पूरा मालिक उनका बेटा होगा। तो ये प्रकार से पितृसत्तात्मक मतलब पितृसत्तात्मक जो होगा, परिवार का मेन मुखिया पिता होगा। तो उसी का उल्टा यहाँ पे आ जाता है मातृसत्तात्मक परिवार। कैसे होता है इसके बारे में हम देखते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार जो होता है, उस परिवार का मुखिया माता होगी, वंश जो होगा माता के नाम से जाना जाएगा, विवाह के पश्चात पत्नी के यहाँ पति जाएगा। जैसे पितृसत्तात्मक में क्या होता है, आज के समाज में ये है कि शादी के पश्चात लड़की की विदाई होगी और लड़की लड़के के यहाँ जाएगी। लेकिन जब ये मातृसत्तात्मक परिवार जो होगा, इसमें लड़की की विदाई लड़के के यहाँ ना होगी, बल्कि लड़के की विदाई लड़की के यहाँ होगी। और बच्चे जो होंगे,
बच्चों का पालन पोषण माता के घर होगा, ना कि पिता के घर होगा। तो उसके बाद अब आप ये समझ में आपको आ गया होगा कि जब मातृसत्तात्मक जो परिवार होता है उसमें परिवार की मुखिया माता होती है, वंश जो होगा वो माता के नाम से जाना जाएगा, विवाह के पश्चात पत्नी के यहाँ पति के को रहना होगा, बच्चों का पालन पोषण माता के घर होगा। इसमें एक पॉइंट जोड़ देते हैं कि जैसे पितृसत्तात्मक परिवार में आपको बताया कि जब पिता की मृत्यु होगी तो उसकी जो संपत्ति होगा उसका मालिक उसका बेटा होगा। तो इस प्रकार जब मातृसत्तात्मक ये परिवार होगा तो मातृसत्तात्मक परिवार में मृत्यु के पश्चात उसकी जो बेटी होगी, बेटी उस माता की मतलब संपत्ति का मेन मालिक बेटी होगी। तो हमें उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे कुछ अन्य बिंदुओं का और भी अध्ययन करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं विवाह का अध्ययन। तो देखते हैं विवाह क्या है। विवाह वह वैध रिश्ता है जिसके द्वारा एक पुरुष और स्त्री पति और पत्नी बनते हैं और उनका साहचर्य सामाजिक स्वीकृति पाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि विवाह एक ऐसा रिश्ता होता है कि जिसमें एक स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ जीवन यापन करने के लिए या एक साथ रहने के लिए मतलब सामाजिक स्वीकृति पा जाते हैं, समाज के द्वारा उनको स्वीकृति मिल जाती है जिसमें वो दोनों एक साथ साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं, संतान को उत्पत्ति कर सकते हैं और अपना परिवार चला सकते हैं। और वैसे भी कह सकते हैं कि विवाह एक प्रकार की संस्था है। हम देखते हैं तो विवाह एक वैध रिश्ता है। कैसा रिश्ता है ये? वैध रिश्ता है जिसको कहते हैं कि ये मान्यता एकदम मान्य रिश्ता है, ठीक है, जिसके द्वारा एक पुरुष और स्त्री, एक पुरुष और एक स्त्री मतलब एक लड़का और एक लड़की पति और पत्नी बन जाते हैं, ये पति पत्नी बनते हैं। उनका साहचर्य जो होता है वो सामाजिक स्वीकृति पाता है, मतलब अब वो एक साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उद्देश्य को हम देखें कि विवाह का उद्देश्य क्या है, विवाह क्यों किया जाता है, तो उद्देश्य की बात करते हैं तो संतान उत्पन्न करना जिससे कि वंश जो होता है, वंश की परंपरा और वंश की जो सुरक्षा है वो चलती रहे और जो ये संसार है, संसार जैसे गतिशील है, ये प्रक्रियाएं चलती रहे। इसलिए ये विवाह जो है, विवाह इसलिए ये आवश्यक है। मतलब विवाह का जो उद्देश्य देखें तो वो क्या है? संतान उत्पन्न करना जिससे वंश चलती रहे, पीढ़ी मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये चलती रहे और संसार जो ये गतिशील है, ये गतिशीलता संसार की बनी रहे। दूसरी बात देखें कि जीवन को बिताने के लिए एक सच्चा सुयोग्य साथी चाहिए कि जो उसके साथ विवाहित बंधन में बंधे और उसके साथ जीवन यापन करे। तो ये जो है ये आपका विवाह के दो उद्देश्य हो गए। अब हम देखते हैं प्रकार। अगर जो विवाह के प्रकार की बात करें हम तो विवाह शास्त्रों के अनुसार देखें तो विवाह 8 प्रकार के होते हैं। शास्त्रों के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य, असुर विवाह, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, ये 8 प्रकार के विवाह हैं जो कि शास्त्रों के द्वारा मतलब शास्त्रों के अनुसार हम देखेंगे तो ये 8 प्रकार के विवाह हैं। लेकिन इन शास्त्रों के अनुसार जो 8 प्रकार के विवाह हैं इनमें ब्रह्म विवाह को ही मान्यता दी गई है। किस विवाह को मान्यता दी गई? ब्रह्म विवाह को मान्यता दी गई है। अब ये ब्रह्म विवाह जो होता है, ये ब्रह्म विवाह का मतलब क्या होता है कि ब्रह्म विवाह क्या है? इसमें ब्रह्म विवाह में क्या होता है, बाकी विवाह जो होते हैं ये बाकी विवाह नहीं होते, ये ब्रह्म विवाह को ही मान्यता दी। करने के लिए तो लोग कर लेते हैं, जिसमें से कुछ विवाह जैसे मान लीजिए आज के समय में आप कोर्ट मैरिज या बाकी चीजों को देखते हैं कि विवाह तो वो सामाजिक स्वीकृति जिसमें नहीं होती है उस प्रकार के विवाह है। तो मान्यता अगर जो समाज के देखें और ब्रह्म विवाह के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे क्योंकि यहाँ पे मान्यता जो हो ब्रह्म विवाह को दिया गया। ब्रह्म विवाह में क्या होता है? ब्रह्म विवाह में ये होता है कि एक वर, एक कन्या को एक सुयोग्य वर के साथ उसके घर वाले उसकी शादी करते हैं, जिससे कि और शादी करने के बाद उसको आभूषण इत्यादि पहनाकर उसकी विदाई करते हैं। तो ये ब्रह्म विवाह कहलाता है, जो कि आज के समाज में यही ब्रह्म विवाह को मान्यता दिया गया और ब्रह्म विवाह ही होता है, जिसमें एक लड़की का शादी एक लड़का से मतलब सामाजिक स्वीकृति के साथ विवाह होता है। ये नहीं है कि किसी के मतलब दोनों पक्ष जो होते हैं, वर पक्ष और कन्या पक्ष, वो दोनों के चाहने से मतलब दोनों के समान रूप से दोनों के
इच्छा अनुसार ही शादी होती है तो वो ब्रह्म विवाह होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये विवाह समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। विवाह एक वैध रिश्ता है जिसके द्वारा एक पुरुष और स्त्री पति पत्नी बनते हैं और उनका साहचर्य सामाजिक स्वीकृति पाता है। उद्देश्य में देखें तो उद्देश्य आपको पता चल गया कि जिसमें संतान को उत्पन्न करना, जिससे कि उनका परिवार का वंश चलता रहे और उनका जो ये विश्व है या ये गतिशील है दुनिया जो है आप कह सकते हैं, ये गतिशीलता इसकी बनी रहे। दूसरा, एक ऐसा सच्चा सुयोग्य साथी ढूंढना जिससे कि उनके साथ अपना जीवन यापन कर सके और अपनी बातें, क्योंकि आपको मालूम है कि मानव जो हो एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बीच में रहना पसंद करता है। तो जैसे मान लीजिए जब उसकी बुढ़ापा की स्थिति आ जाए तो वो अपने एक साथी के साथ अपना जीवन यापन कर सके, उसमें अपनी बातें कर सके, एक दूसरे से वो शेयर करे। तो इसलिए ये विवाह जो है ये जरूरी है। विवाह का ये उद्देश्य। प्रकारों की बात करें तो 8 प्रकार के विवाह: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस और पिशाच, 8 प्रकार के विवाह हैं जिसमें ब्रह्म विवाह को मान्यता दी गई। ब्रह्म विवाह में मान्यता इसलिए दी गई क्योंकि आज के समाज में जो ब्रह्म विवाह है यही ब्रह्म विवाह सबसे सही है, इसी का ब्रह्म विवाह ही होता है। इसमें दोनों पक्ष, वर और कन्या दोनों पक्ष की स्वीकृति से शादी होती है और लड़की की विदाई लड़के के यहाँ की जाती है, तो ये ब्रह्म विवाह होता है। नातेदारी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। नातेदारी की नातेदारी होता क्या है? तो ऐसे हम कहते हैं कि विवाह बंधन व रक्त संबंध के आधार पर जो एक दूसरे से संबंधित है वो नातेदारी कहलाते हैं। या तो रक्त संबंध से एक दूसरे से संबंधित होंगे या तो फिर क्या होगा कि वो विवाह के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होंगे, तो क्या कहलाएगा? नातेदारी। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपके घरों में आज के समाज में आपकी शादी कहीं और हो गई, तो जिस भी परिवार में शादी हो गया तो आपके नातेदार हो गए। तो इस प्रकार से विवाह संबंधी नातेदारी हो गई। और जो हमारे संतान है समझिए तो हमारे रक्त संबंधी नातेदारी उनसे हो गई कि हमारा संबंध उनसे क्या है? रक्त का संबंध है। तो हम इसी का अध्ययन करते हैं। आपके समझ में आ गया होगा कि नातेदारी क्या। तो नातेदारी 2 भाग में बट गया। ऐसे हम बांट सकते हैं रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी। तो रक्त संबंधी नातेदारी में क्या आ जाएगा? रक्त संबंधी नातेदारी में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, बच्चे इत्यादि ये सब रक्त संबंधी में आ जाएंगे। विवाह संबंधी में देखें तो विवाह संबंधी में पत्नी, सास, ससुर, साला, साली, दामाद, मौसा, मौसी, साड़ू, फूफा आज ये सब जो है मतलब जो रिश्ता हमारा शादी के जरिए होता है, मतलब एक शादी विवाह हो गया जिसके द्वारा हमारा उससे संबंधित हम जुड़ गए, तो वो आपका क्या कहलाएगा? विवाह संबंधी नातेदारी। यहाँ आपके दिमाग में एक बात और आता होगा कि यहाँ पत्नी विवाह संबंधित में है लेकिन दादा दादी, दादी को और माता को देख ले तो ये दोनों रक्त संबंधी में है। आपको पता ये होगा कि पत्नी भी समझिए कि विवाह संबंधी नातेदारी में, लेकिन यही पत्नी जब बच्चों को मतलब हमारे बच्चे, जैसे मान लीजिए कि पत्नी शादी हो गया, पत्नी आई तो पत्नी के जो बच्चे हो गए तो बच्चों के लिए ये रक्त संबंधी में ये पत्नी हो जाएगी। लेकिन अभी शादी जब हुआ तो ये पत्नी पति के लिए या उसके परिवार के लिए वो एक विवाह संबंधी नातेदारी में होगी ना। ये रक्त संबंधी में कब आएंगे? जब इसके संतान उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे दादा दादी हो गए तो दादा दादी के संतान, पिता पिता के और बुआ ऐसे सब हो गए, तो ये सब रक्त संबंधी में चले आएंगे। जब उनकी संतानें होंगी रक्त संतानों के लिए समझिए कि वो रक्त संबंधी हो जाएंगे। महत्व को देखें कि नातेदारी का महत्व क्या होता है। आज के समाज में आप लोग जानते होंगे कि नातेदारी का बहुत ही महत्व होता है। तो महत्व को हम देखते हैं तो समाज की संरचना को समझने में मदद मिलती है। समाज कैसा होता है ये नातेदारी से समझ में आता है। दूसरी बात, मानसिक संतुष्टि, एक जो मानसिक संतुष्टि होती है नातेदारी से मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन, सामाजिक दायित्व जो होते हैं उसका निर्वहन, जैसे निर्वहन करने का मतलब जैसे पर्व त्योहार सांस्कृतिक कार्य हो गए तो पूरे जो नातेदारी होते हैं, नातेदारी एक साथ वो सब सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि आपके घर में मान लीजिए कोई शादी है, तो शादी में क्या होता है, जितने भी रिश्तेदार, नातेदार, बाकी लोग होते हैं वो सब सम्मिलित हो जाते हैं, तो वो अपने सामाजिक दायित्वों का जो उनका दायित्व होता है उसका वो निर्वहन करते हैं। तो इस प्रकार से ये नातेदारी। आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग में भी अगर जो हम देखें तो नातेदारी में ये भी बातें होती हैं कि कभी अगर जो आप संकट में पड़ जाए, कोई आपके ऊपर मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में आपके रिश्तेदार, नातेदार जो होते हैं वो आपके साथ आर्थिक रूप से भी आपका सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब आपकी समझ में नातेदारी आ गया होगा। नातेदारी क्या है? नातेदारी ऐसा होता है
जो कि एक रक्त संबंध या मान लीजिए विवाह के द्वारा हम एक दूसरे से बंध जाएं तो वो नातेदारी कहलाता है। नातेदारी दो प्रकार का होता है, एक रक्त संबंधी और एक वैवाहिक संबंधी। रक्त संबंधी में जैसे माता पिता, बच्चे, भाई बहन, दादा दादी, ये सब रक्त संबंधी आ जाएंगे। और विवाह संबंधी में देखेंगे तो विवाह संबंधी में जैसे पत्नी, साला, साली, सास, ससुर, फूफा, ये सब जो होंगे ये सब आपके विवाह संबंधी में। उद्देश्य इसका देखेंगे, महत्व देखेंगे तो महत्व आप जानेंगे, सामाजिक समाज की संरचना को समझने में मदद मिलती है, मानसिक संतुष्टि और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन। जैसे मान लीजिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई पर्व त्योहार हुआ तो सब लोग एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं। और फिर आर्थिक सहयोग, कभी आपके ऊपर अगर जो कोई संकट आ जाए, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है तो इसमें आपके नातेदार जो रिश्तेदार होते हैं वो क्या करते हैं, आपको आर्थिक सहयोग करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे, हम नेक्स्ट पॉइंट का अध्ययन करते हैं। चलिए अब अध्ययन करते हैं शिक्षा का अर्थ। समाज में जो है वो शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या अर्थ होता है। तो समाज शास्त्र में शिक्षा तो जुड़ा हुआ है कि समाज है, समाज को शिक्षित होना अनिवार्य है। तो समाज में शिक्षा का क्या अर्थ होता है, तो शिक्षा के अर्थ के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं शिक्षा का अर्थ। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक उपकरण है जो हर किसी के जीवन में बहुत उपयोगी है। तो आप जानते हैं कि वैसे भी कि शिक्षा जो है, शिक्षा जीवन के लिए उपयोगी है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो तो उसके लिए जीवन में शिक्षा बहुत ही उपयोगी है। शिक्षा क्या है? एक प्रकार का उपकरण है। शिक्षा ही है जो व्यक्ति को क्या करता, अन्य प्राणियों से अलग करती है। जितने भी प्राणी हैं, आपको मालूम होगा कि जितने भी प्राणी हैं उसमें से केवल व्यक्ति, मनुष्य ही है जो शिक्षा ग्रहण करता, और वही शिक्षा जो है, शिक्षा के कारण मनुष्य क्या है, सभी प्राणियों से अलग है। तो ये अलग कौन करता है? शिक्षा ही उसको, मनुष्य को अलग, सभी प्राणियों से वो क्या करती है, शिक्षा अलग करती है। दूसरी बात, सशक्त बनाती है। शिक्षा जो है मनुष्य को क्या करती है, सशक्त बनाएगी। दूसरी बात, जीवन की चुनौतियों का सामना करना, जीवन की चुनौतियों का सामना करना। यदि व्यक्ति कोई शिक्षित नहीं है तो जीवन की जो चुनौतियां, जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियां आती हैं, उसका सामना कर पाना उसके लिए मुश्किल होगा। तो उसकी जो कार्य कुशलता होती है वो सब किस पर आधारित होती है? शिक्षा पर आधारित होती है। शिक्षा के कारण ही वो इंसान जीवन की चुनौतियों का सामना करता है। फिर हम देखते हैं गीता के अनुसार, देखिए गीता में क्या कहा गया है, शिक्षा वही है जो हमें बंधनों से मुक्त करे, मतलब सा विद्या विमुक्ते। ज्ञान मतलब शिक्षा वो है जो हमें क्या करे, सभी बंधनों से, सभी बाधाओं से क्या कर दे, मुक्त कर दे। तो वो क्या होगा? शिक्षा। अब हम देखते हैं कि 46वें संविधान संशोधन, 46वें जो संविधान संशोधन था 2002 में जो 46वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा का नियम बनाया गया। मतलब 14 वर्ष के बच्चे, वैसे आप कह सकते हैं कि 0 से लेके 14 वर्ष, मतलब समझिए कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन का नियम बनाया गया। जिसमें पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, जो प्राइमरी में भी बच्चे पढ़ते, सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, तो उन बच्चों से भी फीस लिया जाता था, तो वो तब फ्री नहीं थी। ये 46वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ, उसमें मौलिक अधिकार के रूप में जो है शिक्षा को क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया और फ्री कर दिया गया कि 14 वर्ष के बच्चे से न तो फीस ली जाएगी, उसके जो बच्चा पढ़ेगा और सरकारें उसके बदले समझिए कि पढ़ाई के बच्चे स्कूल आए, शिक्षित हो, इसके लिए और उनको जैसे मान लीजिए स्कॉलरशिप की योजना हो गई, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक मिलेगा, बैग मिलेगा, ड्रेस मिलेगा, ये सारी चीजें और बाकी सुविधाएं भी उनको विद्यालय में खाने के लिए जो मिड डे मील की व्यवस्था, ये सारी चीजें बच्चों को दिया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचता रहे। थैंक्स।